बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के लास्ट यूनिट नंबर 20 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20.1 वाई डू हैवियर न्यूक्लाई हैव मोर न्यूट्रॉन। हैवी न्यूक्लियस है जैसे कि यूरेनियम है, उनके पास ज़्यादा न्यूट्रॉन क्यों होते हैं। हम जानते हैं कि हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन इसलिए ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि हैवी न्यूक्लियस तब बनता है जब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो। हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, लाइक चार्ज के दरमियान हमेशा कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, जबकि अनलाइक चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो जब हैवी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन लाइक चार्ज पार्टिकल है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ेगी। जब फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस टूटेगा, क्योंकि प्रोटॉन रिपल करेगा तो वो न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर आ जाएगा। न्यूक्लियस टूटेगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एटम एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्स फिर कायम नहीं रहेगी, आप और मैं भी कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम भी एटम से मिल के बने हैं। इसलिए एटम के पास एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जो इस रिपल्सिव फोर्स को कम करे। ये जो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये तकरीबन 10⁻² मीटर डिस्टेंस तक ये एक्ट कर सकती है। इसलिए हमारे पास एटम के पास एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करे। इस मकसद के लिए हैवी एटम में न्यूट्रॉन की तादाद इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन जो है एक ऐसी फोर्स क्रिएट करता है जो नेचर में अट्रैक्टिव होती है। ये सिर्फ अट्रैक्टिव है जो कि कूलम्ब फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रेंज पे ये फोर्स लगती है। इसकी जो रेंज की वैल्यू है तकरीबन 10⁻⁻14 मीटर है। कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स की जो रेंज है वो 10⁻⁻2 मीटर, जबकि शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तकरीबन 10⁻⁻14 मीटर के डिस्टेंस तक ये लग सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम्ब फोर्स की जो रेंज है वो हमारे पास है 10⁻⁻2 मीटर, जबकि शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो 10⁻⁻14 है। तो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की लिहाज से कूलम्ब फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। इस चीज़ को और कम करने के लिए हम हैवी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन को हम बढ़ा देते हैं, या हैवी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जब न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा क्रिएट करेगा न्यूक्लॉन्स के दरमियान में, तो वो न्यूक्लॉन जुड़ के रहेगा, यानी कि एक गम की तरह एक्ट करता है। गून या गम किसी चीज़ को चिपकाने के लिए काम करता है, उसी तरह जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लॉन को जोड़ कर रखता है, चिपकाता है न्यूक्लियस के अंदर। कैसे चिपकाता है, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करते हुए। इसलिए ज़रूरी है कि हैवी न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा नहीं होंगे तो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से वो रिपल्जन होगी, एटम टूट जाएगा, एटम बिखर जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20.2 रेडियम हैज़ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1600 years. If the universe was formed 5 billion or more years ago, why is there any radium left now? रेडियम की अगर हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है, जबकि यूनिवर्स आज से 5 बिलियंस या इससे भी ज़्यादा साल पहले के अगर बनी है, तो अभी तक तो रेडियम अर्थ पर एग्जिस्ट क्यों करता है। ज़मीन पर ये मिलना नहीं चाहिए क्योंकि इसका हाफ लाइफ 1500 ईयर्स है। अब तक तो रेडियम ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक अर्थ पर हमें कुछ अमाउंट में रेडियम हमें मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। यूनिवर्स की एज अभी तक जो है 5 बिलियन या इससे भी ज़्यादा साल हो चुकी हैं, जबकि जो रेडियम है उसकी जो हाफ़ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है। इस हिसाब से तो मिलियन के हिसाब से हाफ़ लाइफ गुज़र चुकी है रेडियम की। अब तक तो रेडियम बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अर्थ पर हमें आजकल के दौर में भी रेडियम मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है, ऐसा इसलिए मिल रहा है रेडियम का अर्थ पर
अभी तक एग्जिस्ट करने की दो रीज़न्स हैं। नंबर 1, रेडियम को कंप्लीट डीके होने के लिए, डीके मीन्स ब्रेक होने के लिए, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है, तो ब्रेकिंग को डीके कहते हैं हम। तो रेडियम को कंप्लीट डीके होने के लिए इन्फिनाइट टाइम चाहिए, जबकि यूनिवर्स को बना के इन्फिनाइट टाइम अभी तक नहीं हुआ, जस्ट 5 बिलियन ईयर्स गुजर चुकी है, जबकि रेडियम को इन्फिनाइट टाइम चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके मैंने यहाँ पे लिखा है n = n0 या NO E एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव है किसी भी एलिमेंट का। तो जो कैपिटल N है यहाँ पर, यह हमारे पास है रिमेनिंग एटम या रिमेनिंग एलिमेंट। NO या n0 जो है वो ओरिजिनल एटम या एलिमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे E मीन्स फार्मूले में है एक्सपोनेंशियल, लैम्डा डी के कांस्टेंट, जबकि T यहाँ पर टाइम है। अगर हम इस T की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो क्या होगा, E माइनस इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर E माइनस इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। सो अगर E माइनस इन्फिनिटी अगर ज़ीरो रखेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट या रिमेनिंग एटम ज़ीरो होगा। ज़ीरो का मतलब कंप्लीट डीके, ज़ीरो का मतलब कंप्लीट डीके। सो अभी तक यूनिवर्स को बनकर इनफाइनाइट टाइम हुआ ही नहीं है। एक तो रीज़न हमारे पास आ गया। दूसरा रीज़न हम देख लेते हैं। सेकेंड जो रीज़न है वो हमारे पास, ये जो रेडियम जहाँ पे ये डीके हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर ये पैदा भी हो रहा है। ये कांस्टेंटली यूनिवर्स के अंदर ऐड हो रहा है। यूरेनियम और थोरियम की रिएक्शंस के नतीजे में रेडियम प्रोड्यूस होता है। तो थोरियम और रेडियम की जो रिएक्शंस मुसलसल नेचर के अंदर अकर हो रहा है, जिसके नतीजे में हमें मुसलसल रेडियम मिल रहा है। तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये नेचर के अंदर रिएक्शंस के ज़रिए ऐड अप हो रहा है। यही रीज़न है कि अर्थ पर हमें अभी तक रेडियम मिलता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20.3, इफ़ वी फोकस आवर अटेंशन ऑन ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैन वी नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैट न्यूक्लियस विल लाइव बिफोर इट डीकेज। किसी एलिमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट के अंदर एक ख़ास न्यूक्लियस को फोकस करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये कितने मिनट के बाद, ये कितने सेकंड में, या कितने ईयर्स के बाद ये एटम से बाहर आएगा, टूटकर डीके होगा? या हम ये बता सकते हैं कि ये टूटने से पहले, डीके होने से पहले कितनी देर तक ये ज़िंदा रहेगा, न्यूक्लियस कायम रहेगा? तो इसका आंसर है नो, हम ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है वो एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम मीन्स ये किसी भी जो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, इनके ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आप टेम्परेचर को आप लाखों करोड़ों में लेकर जाएं या आप टेम्परेचर को माइनस में आप लेकर जाएं, जो इमिशन होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जो रेडिएशन की जो इमिशन होगी, उसका जो अमाउंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सपोज़ 5 के अमाउंट से अगर वो इमिट कर रहा है रेडिएशंस, अगर आप 1000 कर रहे हैं टेम्परेचर को, अगर आप 1000 करें टेम्परेचर को बढ़ाकर तो भी 5 रहेगा। अगर आप -1000 करें तो भी -5 रहेगा। यानी कि उसके अमाउंट को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से निकलने वाले जो रेडिएशन की जो अमाउंट है, उसको आप टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करके आप बढ़ा नहीं सकते। ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये एक रैंडम प्रोसेस है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम या न्यूक्लियस कब बाहर आएगा। वो अगले 1 सेकंड के अंदर भी बाहर निकल सकता है, वो बाहर निकलने में 1 मिनट भी लगा सकता है, या 10 साल भी लग सकते हैं, या 1 सेंचुरी भी लग सकते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, या बिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। हम कुछ नहीं बता सकते हैं रैंडम प्रोसेस होने की वजह से, क्योंकि हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनकी मदद से हम प्रेडिक्ट करते हैं। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। जब कोई चीज़ इन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो हम ये नहीं बता सकते कब बाहर निकलेगा, या कब टूट के बिखर जाएंगे, या कब तक ज़िंदा रहेंगे। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि जो एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है वो कितने
देर के बाद आधा एटम डीके होगा, यानी कि आधा एटम टूटकर बाहर आएगा, ये हम बता सकते हैं हाफ लाइफ की मदद से। बट हाफ लाइफ की मदद से हम ये नहीं बता सकते हैं कि इंडिविजुअल न्यूक्लियस या इंडिविजुअल एटम टूटकर कब बाहर आएगा या बाहर आने से पहले, टूटने से पहले कितने देर तक जिंदा रहेगा, यह हम नहीं बता सकते। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 20.4, वाई न्यूट्रॉन सच गुड प्रोजेक्टाइल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए हम न्यूट्रॉन को यूज़ क्यों करते हैं? न्यूट्रॉन को हम रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं एज ए एजेंट या एज ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मीन्स रिएक्शन को परफॉर्म करने वाला के तौर पर, रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले के तौर पर हम न्यूट्रॉन को क्यों यूज़ करते हैं? हम न्यूट्रॉन्स को एक अच्छे रिएक्शन कराने वाले के तौर पर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से न्यूट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का असर न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन है वो कूलम रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता। कूलम रिपल्सिव फोर्स न्यूट्रॉन पे अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करता है और न्यूट्रॉन पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होती है, बाकी रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन को रिपल नहीं कर सकता। जबकि अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो रेशो है उसकी तादाद को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से वो रिएक्शन परफॉर्म करता है। जब रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियस टूट जाता है। न्यूक्लियस टूटते हैं तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट नए एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। न्यूट्रॉन की इन खुसूसियात की वजह से हम न्यूट्रॉन को एक अच्छे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कराने वाले के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं।